का लिहाज से पहला चैप्टर आता है, बाकी बस एंटी टेस्ट के लिहाज से करना। हाँ वो उसके मैं आपको शॉर्टकट वगैरह जो है वो बता दूंगा। टेस्ट उसका पता नहीं, अब आपको अवेलेबल होगा तो कर लीजिएगा, फिर वहाँ पड़ा होगा सर आपके एलएमएस पे पढ़े हुए पोर्टल हैं। के ऊपर। तो हाँ जी, ठीक है, चले चले जी। क्वेश्चन नंबर है जी 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्या होता है जी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यानी सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड को। तो आपने जस्ट ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। यू कैन चेक इट, वेरीफाई दैट 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर। जस्ट आपने ये चेक करना होता है राइट ट्राइंगल के लिए। नंबर 2 देखिए जी, इन ट्राई एंगल वो कह रहा है कि एंगल ए 30 है, साइड बी गिवन है, साइड ए गिवन है, और एंगल बी जो है वो साइन इनवर्स एक्स है। तो बेसिकली मैं इसको यूं लिखूंगा कि साइन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स। और अकॉर्डिंग टू द साइन लॉ हमने पढ़ा था कि ए ओवर बी जो है ये इक्वल होता है साइन ए ओवर साइन बी के। ठीक है जी, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दे। ए की जगह क्या आ जाएगा 6, साइड बी की जगह क्या आ जाएगा जी 8, और साइन एंगल ए 30 है तो साइन ए की जगह 1/2 और साइन बी की जगह एक्स आ जाएगा। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। इज इट क्लियर जी? चलिए जी आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि साइड ए गिवन है, सी गिवन है, साइड बी बताएं। तो साइड बी जो है यहाँ पे आप यूज करेंगे कोसाइन लॉ, और ये होता है जी ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कॉस बीटा, और फिर इस पूरी वैल्यू का आपने स्केयर रूट ले लेना है। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, जस्ट पुट एंड कैलकुलेट। ठीक होगी जी बात। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं जी। द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन। ये कल ही मैं आपको की पॉइंट बता रहा था कि जब आपको ट्राइंगल की साइड्स गिवन है और आप उसका एरिया फाइंड करने जा रहे हैं तो पहले चेक कर लें कि कहीं वो राइट ट्राइंगल तो नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, देखें इसकी लॉन्गेस्ट साइड जो है वो √5 है। तो आप देखेंगे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, एंड दिस √3 जो है इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो देखिए ये भी 5 ही बनता है। सो दिस इज अ राइट ट्राइंगल। तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज होती है। बाकी दोनों में से किसी एक को बेस और किसी एक को हाइट कह लें, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, सी। इज दैट क्लियर जी? यस सर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। The area of triangle is 96 centimeter square and its perimeter is 48. Then its in radius. In radius होता है जी डेल्टा ओवर एस। एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो 96 इसका एरिया है, पेरीमीटर जो है वो 48 है। आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए, यानी इसका हाफ कर दें तो वो 24 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4। क्यों जी, क्लियर है? जी सर। जी सर। चलिए जी आगे चलते हैं। देयर इज अ स्क्वायर ऑफ एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। जरा गौर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्पेशली फास्ट में, नस्ट में, जीकी में, कि ये इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, और वो कह रहा है स्क्वायर का जो एरिया है वो 400 है। तो इसका मतलब है स्क्वायर की जो साइड होगी वो 20 होगी। अगर इस स्क्वायर की साइड 20 है तो ये जो सर्कल है ये उस सर्कल का डायामीटर भी होगा। क्यों जी, समझ आ रही है बात की? जी सर। ठीक है, अब ये उस सर्कल का डायामीटर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर वो कहता है देन अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल, कि इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर इस तरह से इंस्क्राइब्ड है, इसके अंदर बन रही है लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो डायामीटर है इस सर्कल का वो इस छोटी स्क्वायर की डायगोनल बन जाएगा, ऐसे ही। अब आपने बताना है कि ये जो छोटी स्क्वायर है इसकी साइड की लेंथ कितनी है। दिस इज द क्वेश्चन।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं आपको अब सेपरेटली समझाता हूं कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर हो, ठीक है जी, और उसकी डायगोनल आपको गिवन हो, तो उसकी साइड होती है डायगोनल को √2 से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर आपके सामने एक स्क्वायर बनी हुई है इस तरह से, ठीक है, और उसकी कोई साइड एस आपको गिवन है, तो उसकी डायगोनल की लेंथ ये होती है कि साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कल मैंने आपको 45 45 90 वाली ट्राइंगल में बताया था, क्योंकि जो स्क्वायर की डायगोनल होती है ये एक ऐसी ट्राइंगल बनाती है जिसके ये दो एंगल 45 45 के होते हैं और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास इस स्क्वायर की जो डायगोनल की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी जी, दैट इज 10, सॉरी ये मैंने ऊपर 10 लिख दिया है, दिस इज रॉन्ग, ये 20 है, हमने 20 इसको कहा था, सो दिस इज 20/√2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 10/√2 बन जाएगा। इज इट क्लियर जी? यस सर। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ ये जनरल नॉलेज की भी थोड़ी सी चीजें हैं, बेसिक मैथ की, वो भी यहाँ पे आपसे डिस्कस की हैं। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन बड़ा इजी है जी, ये प्रूफ है एक तरह से 1/R1 R2 R3 और ये 1/R के इक्वल होता है, बीटा इज द आंसर। नंबर 8 देखें जी, इन अ ट्राइंगल साइड बी गिवन है, एंगल बीटा गिवन है, एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल। तो पहले हम तो सर्कल का रेडियस कंप्यूट करेंगे और वो क्या होता है जी, b/2 साइन बीटा। ये भी एक फार्मूला हमने डिस्कस किया था, अगर साइड और उसके अपोजिट एंगल गिवन हो तो फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है जी, तो कैपिटल आर हमारे पास आ जाएगा 2/2 इंटू साइन बीटा 1/2 होता है जी, साइन 30, तो ये उसका रेडियस आ गया 2। तो अब आपने इसका एरिया बताना है, एरिया होता है πr², तो r² जो है 4 हो जाएगा, तो 4π आंसर आ जाएगा। क्यों जी, क्लियर है? जी सर। चलें जी आगे चलते हैं, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखें यहाँ पे फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो जितने अच्छी तरह से आपको इसके फार्मूले याद होंगे उतना ही अच्छी तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है जी, बार बार फार्मूलाज को लिखें, चीट शीट मैंने आपको बार बार कहा है कि खुद बनाने की कोशिश किया करें, उससे बहुत एडवांटेज होता है, हमारी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आगे चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मेजर एंगल A30 है, मेजर एंगल C 105 है, ए आपके पास 8 है, तो बी बताएं। तो हमें दो साइड्स अगर गिवन हो तो हम A/B को लिख सकते हैं जी साइन A/साइन B। ए साइड हमें 8 गिवन है, बी साइड हमने फाइंड करनी है, एंगल A30 गिवन है, तो साइन A 1/2 हो जाएगा। अब बताएं एंगल B कितना है, व्हाट इज एंगल B? दिया नहीं हुआ बट यू हैव टू फाइंड इट। 180 में से 30 + 105 माइनस कर देंगे। हाँ वेरी गुड, ये दो एंगल आपको दिए हुए हैं 30 और 105, ये दोनों माइनस कर दें तो बी जो है वो आपके पास 45 आएगा, और साइन 45 1/√2 होता है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने बी की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा ना सॉल्व? जी यस सर। चलिए जी, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13 12 एंड 5। सर्किम रेडियस का फार्मूला होता है जी ABC/4 डेल्टा। ये क्वेश्चन वैसे मैंने कल आपको करवा दिया था क्लास में, अगर आपको याद हो तो। अब ये जो साइड्स हैं ये एक राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं, ऐसे ही है जी? यस सर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बताइए? न्यूमरेटर में तो हम लिख लेंगे ना ऐसे 13 × 12 × 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया होगा 1/2 12 × 5। ठीक है जी, हाइपोटेन्यूज इसका 13 होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 12 और 5 दोनों 12 और 5 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 13/2 आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं समझ आई बात? सर चलिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में स्मॉल आर कैपिटल और R1 जो है ये 1:3 की रेशियो में होते हैं। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कई दफा पूछा गया है ये। ठीक है, क्लियर है ये भी? यस सर।
यस सर। चलें, सीकेंट गैमा बाई 2 का फार्मूला है जी बी वाला, कॉस गैमा बाई 2 के फार्मूला का रेसिप्रोकल ले ले। 13 देखिए जी, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने आपको बताया था कि जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहे तो इसमें जो एंगल होंगे वो 45, 45, 90, और यही उसने पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, दैट इज 45, पाई बाई 4। इज दैट क्लियर जी? चलें जी आगे पे अगला क्वेश्चन देखते हैं जी 14। A man from top of 100-meter high tower sees a car moving toward the tower at an angle of depression of 30 degree. ये अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ जिसकी ये सिचुएशन है जी कि ये 100 है और ये कार की पोजीशन है और इसका एंगल है 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो 60 के अपोजिट जो लेंथ है वो आपके पास हो जाएगी 100√3। ये हम इसको ए कह लेते हैं, तो ये टोटल लेंथ हो गई 100√3। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री, कि ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा और ये एंगल बन गया आपके पास कितना 60 डिग्री का। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, ये भी क्वेश्चन मैंने कल एज इट इज करवाया है। अब देखिए 60 के अपोजिट जो है 100 है, अब ये जो छोटा एंगल बनेगा यहाँ पे ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये जो लेंथ है ये हो जाएगी 100/√3। तो टोटल लेंथ है 100/√3, इसमें से आप माइनस कर देंगे 100/√3, तो ये जो डिस्टेंस है मैं इसको डी सी कह देता हूँ। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार है ये आ जाएगा। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कल वो 9000 था, यहाँ पे जस्ट जो है वो वैल्यू चेंज कर दी है 100 आके, तो यू कैन फाइंड इट, दैट इज 200/√3। ठीक है जी, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। क्वेश्चन नंबर है 15। From the top of lighthouse, the angle of depression of a boat is 15 degree. If the lighthouse is 60 meter high and base at sea level, the distance between the boat and the lighthouse. अब देखें 15 डिग्री के लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हम इसको ड्रॉ करते हैं जी इस तरह से कि ये एंगल आपको गिवन है 15 डिग्री, हाइट इसकी 60 है और आपने डिस्टेंस ये वाला एक्स इसे हम क्या लेते हैं ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टेंजेंट 15 डिग्री और ये इक्वल होगा किसके 60/x के। तो यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 60/टेंजेंट 15। अब टेंजेंट 15 जो है ये एक ऐसा एंगल है कि इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर्स के बगैर तो वैसे फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। चैप्टर 10 में आप ऐसे फार्मूले पढ़ के आए हैं कि हम इसे लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री। क्यों जी, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है जी। अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। tan 45 होता है 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। तो जो इसको हम अब लिख सकते हैं 60 इंटू √3 प्लस 1, सिंप्लीफिकेशन आप खुद कीजिएगा जी, ओवर √3 माइनस 1, वो एक √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बीटा। इज दैट क्लियर जी? जी सर। ठीक है, बेशक आप इसे नोट कर लें और थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जी, अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर इज अटैच्ड एट एन एंगल ऑफ 31 डिग्री। ये कल हमने कर लिया था क्वेश्चन, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं जी कि उसकी हाइट जो है वो 67.2 है, ये एंगल आपको 31 डिग्री गिवन है, लेकिन ये चूंकि 30 के नियरेस्ट है तो इसका डबल हम यहाँ पे ले आएंगे, यानी 134.4 अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर यही रहेगा। 1 डिग्री से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो डेल्टा आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है इसकी। इज दैट क्लियर जी? 17 पे आ जाए जी। Two trains leave the same station at same time moving along straight tracks inclined at an angle of 60 degree.
ये सिचुएशन पहले मैं यहाँ पे समझा दूं कि सिचुएशन इस तरह की है कि ये स्टेशन है और दोनों ट्रेन जो है उन्होंने इस तरह से ट्रेवलिंग स्टार्ट की है कि दोनों के ट्रैक्स के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। एक ट्रेन की स्पीड 30 माइल्स पर आवर है और दूसरी की 40 माइल्स पर आवर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर हाफ एन आवर? तो जिसकी स्पीड 30 माइल्स पर आवर है, बता सकते हैं जी कि आधे घंटे में वो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? इसका हाफ। हाँ जी, 15 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी या 15 माइल्स ट्रेवल कर लेगी। माइल्स। और जिसकी स्पीड 40 माइल्स है वो आधे घंटे में 20 माइल्स ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, अब आपने बताना है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस यानी ए बी कितना है। तो टू साइड्स और एक एंगल आपको गिवन है। ठीक है, इसको हम सी कह लेते हैं। तो एक्चुअली यू आर गोइंग टू फाइंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos gamma। याद आ गया जी फार्मूला ये वाला? यस सर। यस सर। तो बस कैलकुलेशन अब आपने खुद करनी है, कैलकुलेशन कर लीजिए, हो जाएंगी जी कैलकुलेशन। चलें जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल, ये आपको गिवन है। ठीक है जी, अब आपने करना क्या, उसने पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आप इन साइड्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दें। अब ये तो m की फॉर्म में लिखी हुई है ना, अब न्यूमेरिकल वैल्यू दें कैसे? आप m की जगह कोई भी नंबर पुट करके देख लें, जो भी नंबर आएंगे वो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैं सबसे पहले m की जगह 0 पुट करता हूँ। m की जगह 0 पुट करें तो फर्स्ट साइड की लेंथ क्या आएगी, बोलें जी? 1 आ जाएगी। 1 अच्छा, सेकंड की क्या आएगी? -1 आएगी। तो -1 पॉसिबल नहीं है। ठीक है नहीं। जी, ट्राइंगल की कोई भी साइड -1 नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा अब फिर 1 पुट कर लें 1 भी m की नहीं, जगह। 0 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब क्या करें, 2 पुट करें। हाँ जी, अब 2 पुट करें। ठीक है जी, ठीक है जी, 2 पुट करें तो क्या आएगी? 7, पहला 7 देखिए आता है। 4 + 2, वेरी गुड। हाँ जी, ये फर्स्ट जो है वो 7 आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी 4 - 1 यानी 3, 5। और तीसरी आ जाएगी 5। ठीक है, ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट होता है। तो अगर हम इस साइड को A कह लें, इसको B कह लें, इसको C कह लें, तो एक्चुअली यू आर गोइंग टू फाइंड एंगल अल्फा। आपकी मर्जी है, कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो फार्मूला लिख रहा हूँ देखिएगा जरा, मैंने कल आपको बताया भी था कि cos अल्फा इक्वल होता है B² + C² - A² डिवाइडेड बाई 2BC। याद है ये फार्मूला कल हमने डिस्कस किया था? यस सर। क्योंकि आपको Yes, sir. तीनों साइड्स गिवन है, आपको 3 साइड्स गिवन है, तो बस ABC की राइट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यस सर। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है जी 19। Area of the triangular plot whose corner angle is 150 with the length of adjacent sides are 200 and 120। तो एरिया इसका होगा जी 1/2 A into B into sin ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। और एंगल उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो 150 डिग्री है। ठीक है जी, साइन 150 पे क्या होगा जी, बताएंगे जरा? -1/2। बेटा जी माइनस क्यों हो जाएगा? सेकंड 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? सही सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, हाँ जी 1/2 होगा। ठीक है, आई होप सो यू कैन सिंप्लीफाई इट नाउ। हो जाएगा सिंप्लीफाई? यस सर। चलिए आगे चलते हैं जी। इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 √3,
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि साइड के स्क्वायर को √3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आता है, ठीक है जी। और ये गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 36 √3/4, ठीक है जी। तो √3 से कैंसिल, नहीं 4 नहीं है, सॉरी, उसमें 4 बेसिकली उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, ठीक है जी। ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एस स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा 36 × 4। सो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द ट्राइंगल जी, दिस इज अ क्वेश्चन। बताइए जी क्या आंसर होगा। 12 144 का स्क्वायर रूट 12। हाँ जी 12 आ जाएगा आपके पास में। ठीक होगी जी, बात क्लियर है ये पॉइंट, तो आगे चलें जी। जी सर। द प्रोडक्ट ऑफ 3x रेडियाई क्या होगा जी। x रेडियाई का मतलब है r1.r2.r3, ये s डेल्टा के इक्वल होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, व्हाट इज x। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको आंसर दिए हुए मैं चेक करता हूँ। देखिए अगर आप x को π/2 पुट कर दे, साइन π/2 पे 1 होता है, ठीक है जी। cos π/2 पे 0 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई करता है। बीटा और सी आपको चेक कीजिएगा, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। अगर ऑल ऑफ दीज गिवन हो तो सारी ऑप्शन चेक करें, ठीक है, वरना जो सेटिस्फाई कर दे वहीं पे स्टॉप करें और अपना आंसर लिख लें, ठीक है। 23 भी सेम क्वेश्चन है, आप इसको बैक सॉल्व करेंगे। कोसिकेंट थीटा अगर चेक नहीं कर सकते तो आप इसे साइन स्क्वायर थीटा लिख लें, तो ये हो जाएगा 3/2, इसको चेक कर लीजिएगा। इज इट क्लियर। 24 बैक सॉल्व नहीं हो सकता, 3/4 सॉरी, यस, ठीक है। 24 बैक सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि एक तो ये इक्वेशन है, दूसरा इसकी लिमिट भी गिवन है, हम कितनी की वैल्यू पुट करके चेक करें कि सेटिस्फाई करती हैं, तो इसको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे जी, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फिर इसे लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। कुछ लोग साइन एक्स को साइन एक्स से कैंसिल कर देते हैं, ये गलत है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। याद रखें इक्वेशन के अंदर वेरिएबल वेरिएबल से कैंसिल नहीं होता, कांस्टेंट कांस्टेंट से कैंसिल हो सकता है। अगर आपने कभी वेरिएबल को वेरिएबल से कैंसिल कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा वहां पे, ठीक है। एनी हो, आगे चलते हैं। इसमें से आप साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। आगे चलते हैं, इसको आप लिखेंगे जी साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है और कॉस एक्स जो है वो आपके पास 1/2 है। अब इसकी जो डोमेन है वो है -π/2 से +π/2 तक, यानी अगर इसको गौर से आप देखें तो शुरू आपने करना है -π/2 से, खत्म कर देना है +π/2 पे, और चलना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। आपके पास सिर्फ फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं जहां आपने चेक करना है कि साइन कितनी दफा यानी कहां कहां 0 होता है। तो साइन सिर्फ 0 डिग्री पे 0 होगा। सो यू हैव वन सॉल्यूशन फॉर दिस पार्ट। अब बताएं कॉज कितनी दफा 1/2 होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉज पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी कॉज पॉजिटिव होता है। तो कॉज के लिए आपके पास यानी इस पोर्शन के लिए आपके पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो ओवरऑल इस इक्वेशन के आपके पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, 3 सॉल्यूशन आएंगे। इज इट क्लियर जी। Yes, sir. यस सर। मैंने इसीलिए इसको सॉल्व किया है कि आपको ये क्लियर कट इसका आइडिया हो। 25 बैक सॉल्व हो सकता है, 15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। और परेशान ना हो, देखें ये लिखा हुआ है 2x, जब आप x को 15 डिग्री लिखेंगे तो 2x जो है वो 30 हो जाएगा। तो परेशानी की कोई बात नहीं, इजीली चेक हो जाएगा, ठीक है जी। 26 पे आ जाएं जी, ये भी बैक सॉल्व हो सकता है वैसे तो, लेकिन एक स्टेप यानी अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 4 cos स्क्वायर x को आप यूं लिख लें कि ये cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4 है।
तो cos x आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि अगर पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है तो आप इसका बेस एंगल लिख लें। cos कहाँ पे √3/2 होता है बताइए जी, कहाँ पे 30 पे √3/2 होता है? 30 पे यानी π/6 पे। 5/6 ठीक है। अब चूंकि नेगेटिव वैल्यूज भी हैं तो आप इसके 4 आंसर लिख सकते हैं, यानी π/6 के सारे मल्टीपल लिख लें। कौन कौन से होंगे? देखिए, मल्टीपल का मतलब होता है कि आपने इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे वाला जो 6 है वो इफेक्ट ना हो। समझ आ रही है मेरी बात की? जैसे अगर आप 2π/6 लिखेंगे तो 6 इफेक्ट हो जाएगा, वो 3 बन जाएगा, वो नहीं इसका मल्टीपल। 3 से भी नहीं करेंगे, 4 से भी नहीं करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरा आंसर आएगा 5π/6, तीसरा आंसर आएगा 7π/6 और चौथा आंसर आएगा 11π/6। ठीक है जी। तो ये इसके 4 बेसिक आंसर हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ में ये पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में ये नेगेटिव होगा। सो योर आंसर इज डेल्टा। और 2n π क्यों ऐड किया है जी, बताएं जरा, वाई? पीरियड। हाँ पीरियड जी, है इसका इनका तो उसका। हाँ जी, इसका पीरियड है तो उसको जनरलाइज किया हुआ। इज इट क्लियर जी? क्वेश्चन नंबर है जी 27। ये भी आप बैक सॉल्व कर सकते हैं। उसने पूछा है कि कौन कौन से एंगल हैं लेकिन -180 से 360 तक जिनका कॉज जो है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, कॉज नेगेटिव आएगा कहाँ कहाँ पे जी? 30 डिग्री पे तो नहीं आएगा, सेकंड में जाएंगे तो 150 पे आएगा, थर्ड में जाएंगे 210 पे आएगा। यानी वो सारे एंगल जिनका रेफरेंस एंगल 30 डिग्री बनता है, लेकिन वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है जी, फर्स्ट और फोर्थ में हो तो इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। देखिए, ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको इनके ऊपर ग्रिप नहीं है, आपने इस तरह से चीजों को नहीं याद किया हुआ, तो प्रैक्टिस करें और याद करें इसको। ठीक है जी। जी, कितने लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया है? जी जी, यस सर, पूछिए। आगे सर साइन π/10 को कैसे रिड्यूस करेंगे फ्रैक्शन? π/? π/10 सर, π/10 सर। भाई π/10 को रिड्यूस करना ही नहीं है। π/10 जो है वो 18 डिग्री का एंगल बनता है, तो दैट इज जस्ट sin π/10, sin π/10 ही रहेगा। 18 डिग्री की वैल्यू तो हम बता नहीं सकते ना कि वो क्या है, लेकिन sin 18 है, इतना हमें पता है। सर इतना तो हो गया, लेकिन एमसीक्यूज में उसका आंसर पूछा हुआ था पॉइंट तो में। बेटा वो आप क्वेश्चन देखिएगा कि किस तरह का है। 18 डिग्री बनता है वो। ठीक है जी, तो आप देख उसकी कोई अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं। इट्स जस्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, हाँ, वो सर उसकी अप्रोक्सीमेशन आप अप्रोक्सीमेट कर सकते कैसे हैं। करें? हाँ, एग्जैक्ट आंसर बगैर उसके। देखिए, वो 30 से थोड़ी वैल्यू कम होगी ना, 1/2 के करीब करीब वैल्यू होगी, 0.5 से भी कम होगी। इस तरह से करेंगे आप। थैंक यू सर। चलें जी आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। द इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस? तो अब ये कुछ जनरल सी बातें हैं। देखिए, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स का प्रोडक्ट 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट तभी 1 होता है ना जब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो सीकेंट एक्स जो है वो कोसिकेंट एक्स का तो रेसिप्रोकल नहीं है। हाँ, सीकेंट एक्स के साथ कॉस एक्स लिखा होता तो ये 1 हो सकता था, तो ये कभी 1 हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आंसर है इट हैज नो सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन। जीरो का मतलब ये नहीं है कि इसको जीरो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एक्स नहीं पूछा, उसने पूछा इसके कितने सोल्यूशन है, तो ये मुमकिन नहीं है कि कभी 1 हो जाए। नहीं समझ आई बात? आगे सब आगे सर। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसके कितने सोल्यूशन होंगे? हाउ मेनी सोल्यूशंस? इनफिनिट सर। वेरी गुड, इन्फिनिट होंगे, क्योंकि ये हर एक्स की वैल्यू के लिए होल्ड करता है, हर एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ऐसे ही है ना। तो दैट्स ये चीज है। अब ये कभी भी ट्रू नहीं होगा जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है। बस इस तरह की बातें याद रखिएगा। ठीक है जी। 29 का आंसर है जी सी। अब ये भी आपकी बुक में सारे रूल लिखे हुए हैं, मैं लिख देता हूं। जैसे अगर R2 माइनस R है और कोटेंजेंट β/2 है तो ये B के इक्वल होता है। ठीक है जी। और अगर R1 माइनस R है और यहाँ कोटेंजेंट α/2 है तो ये A के इक्वल होता है। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की जी? मैं इसको रीस्टार्ट कर यस रहा हूँ जी, सर। 1 मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा। ये जरा बोर्ड जो है तंग करने लग जाता है।
किधर गया जी चैप्टर, ये आ गया। जी आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वो कह रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स जो है ये 2 कब होगा, ये कभी 2 नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जहां साइन 1 होता है वहां कॉज जो है वो 0 हो जाता है। चलिए एक और लॉजिक बताता हूँ। आपको याद होगा कि चैप्टर 11 में हमने डिस्कस किया था कि आप साइन एक्स प्लस कॉज एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, बताएं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। √2 से फिर √2 वेरी गुड, हाँ जी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी। तो √2 2 जो है वो इस मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है। ऐसे ही ना, 2 मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, तो ये यस मुमकिन ही नहीं है। इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 2 है, सॉरी √2 है। तो √2 से बड़ा आंसर कभी इसका आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये मैक्सिमम √2 तक जा सकता है, नॉट ग्रेटर देन दैट। इज इट क्लियर? समझ आ रही है ना बातें कि ये बड़े यस टेक्निकल से पॉइंट होते हैं। ठीक है, इनको इसी तरह से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो देखें जी, जनरल सॉल्यूशन के लिए पहले तो साइन को हम उधर ले जाएंगे। ये बनेगा 2 थीटा प्लस π/8 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। साइन जो है ये पाई पे हर मल्टीपल पे 0 होता है, तो इसका आंसर होता है n पाई। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू है आपके पास 2 थीटा प्लस π/8 की। ठीक है, साइन जो है इसका जनरल सॉल्यूशन अगर साइन इनवर्स 0 का पूछा जाए कि साइन कहाँ पे 0 होता है, तो ये 0 पे 0 होता है, फिर पाई पे, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। तो इसको जनरलाइज इस तरह करते हैं कि हम इसको लिख देते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन है n पाई। ठीक है, लेकिन हमने जब सॉल्यूशन लिखना होता है तो वो वेरिएबल की वैल्यू यानी यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल के लिखनी है। तो 2 थीटा हमारे पास हो जाएगा n पाई माइनस π/8, बट स्टिल वी नीड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हम लिखेंगे n π/2 माइनस π/16। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर जी? 32 देख यस लें जी, साइन x और कॉज x। साइन π/6 पे 1/2 होता है और कॉज π/6 पे √3/2 होता है, लेकिन इसको जनरलाइज चूंकि करना है तो हम इनका पीरियड ऐड कर देंगे, वो है 2n पाई। तो ये आंसर सी आ जाएगा। ठीक होगी जी बात? 33 भी इसी तरह देखें, ये है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये बन जाएगा असल में आपके पास साइन 5x इज इक्वल टू -1। तो 5x आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स -1। ठीक है जी, साइन कहाँ पे -1 होता है? 3π/2 पे। क्यों जी, ऐसे ही है, 3π/2 पे -1 होता है। यस प्लस इसको जनरलाइज करना है तो हम लिख देंगे 2n पाई, फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/10 प्लस 2n π/5। अब उसने n की जगह सिर्फ k लिख दिया है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा आंसर? नो सर नो सर हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, सो ये क्लियर हो गया जी। 34 में आ जाए जी। इफ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल A is the length of base and B the length of one of the equal side, then what is its area? असल में आपने करना क्या है, आपने डेल्टा का जो हीरोज फार्मूला है वो अप्लाई करना है और लिखेंगे s इंटू एस माइनस बी s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट। नोट किया आपने कि मैंने क्या किया यहाँ पे, और s आप इस तरह कंप्यूट करेंगे a प्लस बी ओवर 2। इक्वल साइड्स हाँ जी, एक साइड ए है और उसकी 2 साइड जो है वो बी है, तो सी की जगह भी बी पुट कर दें, बस इसकी वैल्यू पुट करें, यू विल गेट योर आंसर। ठीक होगी जी बात? 35 इनको मल्टीप्लाई करें जी, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये कल मैंने बता भी दिया था, R1 R2 R3 एनी और ये चीजें इसी तरह की। 36 पे आ जाएगी। ये 3 साइड्स गिवन है, आपने वैल्यू ऑफ इन रेडियस बतानी है। इन रेडियस होता है डेल्टा ओवर एस।
एस तो हम कंप्यूट कर लेंगे जी, वो है 7 + 24 + 25/2। ठीक है जी। अब डेल्टा कैसे कंप्यूट करें? डेल्टा हीरोज फार्मूला से कंप्यूट होगा, लेकिन पहले चेक कर लें कि कहीं 25 स्क्वायर जो है वो 24 स्क्वायर + 7 स्क्वायर की इक्वल तो नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं कि पेपर में भी ऐसा ही हो, आपको असल में प्रैक्टिस ये करवानी है कि चेक जरूर करना है जब भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, हीरोज फार्मूला तो आप सब लगा लेंगे, लेकिन ये जरूर चेक करना है कि कहीं वो राइट ट्राइंगल तो नहीं। जरा चेक करें जी, ये राइट ट्राइंगल बनती है कि नहीं बनती। जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलें बताएं फिर चेक करके जी। नो सर, नहीं बन रहा। बन रहा, नहीं बन रहे? बन रही है सर राइट में। देख लें चेक करके जी अच्छी तरह से, तसल्ली से। अगर ये राइट एंगल बनती है तो बस सॉल्व हो गया, मेरा और पीछे रह नहीं गया। बनती है सर, बनती है। ठीक है जी, तो ये राइट एंगल ही बनती है, इज राइट। यस सर। तो लॉन्गेस्ट बन साइड रही। 25 है, इसको इग्नोर कर दें तो एरिया इसका हो जाएगा 1/2 24 × 7, ये आ गया 12 × 7, 84 इसका एरिया है। नीचे आप गैस की वैल्यू पुट करें, you will get your answer। ठीक है, चलें जी आगे फिर। यस चलें जी आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है जी 37, ये आर के इक्वल होता है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं। 38 फिर देखें, सीकेंट को आप बना लें कॉस, ये भी किया भी है हमने ऊपर क्वेश्चन। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3/4, तो कॉस -√3/2, तो ये π/6 के सारे मल्टीपल आएंगे। अच्छा, यहाँ पे उसने 2nπ ऐड नहीं किया तो ना करे, जहां पे ऐड कर दिया हम वो कंसिडर कर लेंगे, अगर नहीं किया तो हम उसी आंसर को ले लेंगे जो भी उसने वहां पे यानी जनरल आंसर लिख दिए थे, यहाँ पे उसने जनरलाइज वैल्यूज नहीं लिखी तो कोई मसला नहीं है। अगर जनरल वैल्यूज लिख देता है तो ठीक है, नहीं लिखता तो भी ठीक है, हमने तो देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। 39 में भी देखें इसी तरह से, कॉट स्क्वायर थीटा 1/3 है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो इसे 10 बना लें तो 3 हो जाएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा जी फिर आपके पास, दैट इज +/√3। तो इसके वैसे तो आंसर आने हैं, π/3 भी आ सकता है, 2π/3 भी आ सकता है, और उसके बाद आपके पास 4π/3 भी आ सकता है, और 5π/3 भी आ सकता है। तो इन चारों में से सिर्फ एक आंसर उसने ऑप्शन में लिखा है, विच इज π/3। ठीक है, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज अंडरस्टूड कि जो ऑप्शन लिखा है डेफिनेटली हम उसी को प्रेफरेंस देंगे कि जी ये आंसर उसने लिख दिया है। इज इट क्लियर जी? यस सर। चलें जी आगे। 40 देख लें जी। वो कह रहा है कि इसका सोल्यूशन थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट। वैसे तो ये उसने यहाँ बता दिया कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्यों जी, कहाँ पे लाई करता है? थर्ड में थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ जी, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, सर 28 चलें लगा जी दो आपका दोबारा। 28 28। किधर है जी? 28, एक मिनट, 28 देख लेते हैं। हाँ देखिए ना, ये है सीकेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाई कोसिकेंट एक्स, ये कभी 1 नहीं होता। क्यों जी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास कि सीकेंट एक्स इंटू जो है ये 1 हो जाए? नो सर। तो ये चूंकि कभी 1 नहीं होता तो इसका मतलब है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं, इट हैज नो सोल्यूशन। सादा सा आंसर। ठीक है, यानी एक वैल्यू कभी ट्रू हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, यानी एक वैल्यू कभी ट्रू नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली हमारे पास उसका कोई आंसर भी नहीं होगा। ठीक है यस जी, सर। कोई और क्वेश्चन जी आपके माइंड में हो पूछ लें, नहीं तो फिर फिनिश करते हैं जी। सर ये कल एक बात आप जो पूछनी है है। जनरली